जय हिंद प्यारे साथियों, वेलकम टू स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 150 क्वेश्चन जो कि दिल्ली सल्तनत के हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सभी एग्जाम के लिए। ये क्लास बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम दिल्ली सल्तनत के सभी जो प्रमुख वंश है, उनके प्रमुख शासक, उनके महत्वपूर्ण युद्ध और प्रशासन की घटनाएं, कला, स्थापत्य सभी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत है उसकी स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1206 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने स्वतंत्र शासन स्थापित किया था। ठीक है, उसका शासन कब रहा था? 1206 से लेके 1526 तक। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है और इसे लाख बख्श की उपाधि भी दी गई है। ठीक है, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था? तो प्रथम वंश था गुलाम वंश, जिसे कि मामलुक वंश भी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला ये पहला वंश था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत है उसका गुलाम वंश का टाइम रहा 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन आदि प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से पराजित होने के बाद दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया था। ठीक है, इसके बाद से मुगल सत्ता स्थापित हो गई थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का अंत किस युद्ध के बाद हुआ? जैसा कि अभी बताया, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद से दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। ठीक है, इसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पराजित किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया? तो फ्रेंड्स, कुल 5 वंश है उन्हें दिल्ली सल्तनत में शासन किया। दिल्ली सल्तनत के वंशों का सही कालक्रम है वो कौन सा है? तो फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का सही कालक्रम है ऑप्शन नंबर है गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। ऑप्शन नंबर है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, उसे याद रखेंगे इसको, गुड़ खा तू साले। ठीक है, अगला है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय भारत में किस राजवंश का शासन स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, चौहान वंश का शासन स्थापित किया गया था दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद से ही उत्तरी भारत में तुर्की सत्ता मजबूत हो गई थी और 1206 में ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः किस शासक का दास था? फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। इसके बाद से उसने इसे दिल्ली सल्तनत का शासन भी स्थापित किया था। ठीक है, गुलाम वंश का। अगला है, दिल्ली सल्तनत का शासन काल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो फ्रेंड्स, लगभग 320 साल का शासन काल रहा है दिल्ली सल्तनत का। 1206 लेके 1526 तक रहा है। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपाधि से जाना जाता था? फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था लाख बख्श के नाम से। लाख बख्श जिसका मतलब होता है लाखों का दान करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? तो उसकी मृत्यु 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते टाइम हो गई थी, घोड़ों पे से गिरकर। ठीक है, अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, इसका मकबरा स्थित है वर्तमान लाहौर, पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण प्रारंभ करवाया? फ्रेंड्स, इसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में निर्मित पहली मस्जिद कौन सी थी? तो पहली मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह। ये कमजोर शासक था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो फ्रेंड्स, इल्तुतमिश गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश का शासक था और ये वास्तविक शासक माना जाता है इल्तुतमिश को। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने किस वर्ष दिल्ली की गद्दी प्राप्त करी? तो किस वर्ष करी थी? 1211 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? फ्रेंड्स, रियल फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने सल्तनत को संगठित और स्थायी बनाया था। ठीक है,
नेक्स्ट है इल्तुतमिश को वैध शासक के रूप में मान्यता किससे प्राप्त हुई थी? तो इससे प्राप्त हुई थी अब्बासी खलीफा के द्वारा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में किस प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया और सुदृढ़ किया था? तो किसकी इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा सुदृढ़ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में तुर्कान चहलगानी का गठन किसने किया? तो इसका गठन किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो तुर्कान चहलगानी है उसका अर्थ है 40 शक्तिशाली अमीर तुर्कों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्कान चहलगाही में कुल कितने प्रमुख तुर्क अमीर शामिल थे? जैसा कि अभी बताया कुल 40 इसमें तुर्क अमीर होते थे। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने अपने नाम से शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए? फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहला सुल्तान था जिसने की चांदी का टका और तांबे की जीतल नाम से मुद्रा स्टार्ट किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का किसने प्रचलित किया? जैसे कि अभी बताया इल्तुतमिश के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी के रूप में किसे नामित किया? तो फ्रेंड्स रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी के रूप में इसने नामित किया था इल्तुतमिश के द्वारा और ये पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक कौन थी? तो फ्रेंड्स ये थे रजिया सुल्तान और इसने स्वयं को सुल्तान कहलाना पसंद किया था। ठीक है, नेक्स्ट है रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठी? तो 1236 से 1240 तक बैठी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रजिया सुल्तान के शासन का सबसे बड़ा विरोध किस समूह ने किया? तो फ्रेंड्स तुर्कान चहलगानी समूह के द्वारा रजिया सुल्तान के शासन का कड़ा विरोध किया गया था। ओके, अगला है रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स 1240 ईस्वी के लगभग रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। रजिया सुल्तान ने किस अबिसिनियाई अधिकारी को अमीर आखुर नियुक्त किया? तो इसके द्वारा याकूत को ये जो अधिकारी है अमीर आखुर नियुक्त किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो फ्रेंड्स मलिक अल्तुनिया के द्वारा इसके विद्रोह का नेतृत्व किया गया था रजिया सुल्तान के विरुद्ध। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बहराम शाह को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश जिसे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसे ही सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में रक्त और लौह की नीति किस शासक से संबंधित है? तो फ्रेंड्स बलबन के द्वारा जो लौह और रक्त की नीति है इसे अपनाया गया था। अगला है बलबन किस वर्ष दिल्ली का सुल्तान बना? तो बलबन ऑप्शन नंबर बी 1266 में दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। नेक्स्ट है बलबन ने चहलगानी के साथ क्या किया? तो फ्रेंड्स इसे समाप्त कर दिया था बलबन ने। ओके, नेक्स्ट है बलबन ने राजसत्ता की गरिमा बढ़ाने के लिए कौन सी फारसी परंपराएं अपनाई? तो फ्रेंड्स सिजदा एवं पेबोस नाम की प्रथा अपनाई थी बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन स्वयं को किस उपाधि या सिद्धांत से जोड़ता था? तो फ्रेंड्स ये स्वयं को जिल्ला इलाही नामक जो उपाधि है उसने खुद को दे रखी थी। किसे? बलबन के द्वारा। बलबन ने सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किस खतरे का सामना किया? तो इसके द्वारा मंगोल खतरे का सामना किया गया था बलबन के द्वारा। बलबन ने गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ करने के लिए किस व्यवस्था को विशेष महत्व दिया? तो फ्रेंड्स इसके द्वारा बारिद व्यवस्था को महत्व दिया गया था अपने गुप्तचर विभाग को सुदृढ़ करने के लिए। ओके, बलबन की लौह और रक्त की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसकी जो नीति थी रक्त एवं लौह की नीति, इसका उद्देश्य था विद्रोहों का कठोर दमन करना और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना। बलबन ने मेवात के विद्रोहियों के विरुद्ध कौन सी नीति अपनाई? फ्रेंड्स बलबन के द्वारा कठोर सैन्य दमन की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है बलबन के पुत्र जो कि मंगोलों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उसका क्या नाम था? तो इसका नाम था मोहम्मद खां शहजादा मोहम्मद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो केकोबाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बलबन की मृत्यु के बाद। ओके, नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स जो क्यूमस था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था, याद रखना है। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हो गई थी। ओके, गुलाम वंश के बाद हो गई थी खिलजी वंश की स्थापना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की गई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसके द्वारा की गई? तो इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान किस वर्ष बना? तो ये बना था 1296 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर प्रथम आक्रमण किस समय किया था? तो इसके द्वारा कड़ा का सूबेदार रहते हुए आक्रमण किया गया था देवगिरी पर।
नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में किस प्रकार की नीति अपनाकर अमीरों की शक्ति को सीमित किया? तो इसके द्वारा कठोर नियंत्रण और गुप्तचर व्यवस्था नीति को अपनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली स्थापित करी थी और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सेना के लिए सस्ती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की देखरेख के किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? तो इसने शाहनाए-मंडी नाम की जो अधिकारी की नियुक्ति है वो की गई थी इसके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने को किस प्रकार का दंडित किया जाता था? तो इसका उल्लंघन करने पर कठोर दंड दिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के समय। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? तारीख-ए-फिरोज शाही, इसमें इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि उपज का लगभग कितना भाग कर के रूप में निर्धारित किया? तो फ्रेंड्स, लगभग 1/2 यानी कि 50% जो भाग है वो राज्य कर के रूप में निर्धारित किया गया था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि का मापन मुख्यतः किस क्षेत्र में कराया? तो इसके द्वारा दोआब कर के रूप में भूमि का मापन करवाया गया था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय दीवान-ए रियासत का मुख्य कार्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका प्रमुख कार्य था बाजार नियंत्रण एवं मूल्य निर्धारण करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था मुख्यतः किस उद्देश्य से अपनाई? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्थायी और अनुशासित सेना बनाए रखने के लिए। ठीक है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में दाग प्रणाली किस उद्देश्य से लागू करी? तो इसके द्वारा दाग प्रणाली घोड़ों की पहचान और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए स्टार्ट की गई थी। याद रखना है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों का विवरण सुरक्षित रखने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू करी? फ्रेंड्स, इसके द्वारा चेहरा जो व्यवस्था है वो लागू की गई थी। ओके। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के समय गुजरात विजय कब हुई? फ्रेंड्स, गुजरात विजय कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 1299 में। नेक्स्ट है, मलिक काफूर मूलतः कहां से बंदी बनाकर लाया गया था? मलिक काफूर फ्रेंड्स 1000 दिनार में खरीदा था इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और गुजरात से इसे बंदी बनाकर लाया गया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय किस वर्ष प्राप्त करी? फ्रेंड्स, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर विजय प्राप्त करी थी। चलिए अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय किस वर्ष प्राप्त करी? फ्रेंड्स, चित्तौड़ पर विजय 1303 में इसके द्वारा प्राप्त की गई थी। ओके। चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का क्या नाम रखा? तो फ्रेंड्स, इसका नाम खिजराबाद रखा गया था। ओके। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर किस वर्ष विजय प्राप्त करी? फ्रेंड्स, 1305 में मालवा पर विजय प्राप्त करी थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट है, खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का प्रमुख सेनापति कौन था? कौन था? मलिक काफूर, जिसे कि गुजरात विजय अभियान में इसे बंदी बनाया गया था और 1000 दिनार में इसे खरीदा गया था। याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत का पहला सफल अभियान किस राज्य के विरुद्ध चलाया गया? किस राज्य के विरुद्ध चलाया गया था? देवगिरी के। ठीक है। नेक्स्ट है, तबकात-ए-नासिरी के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक है ऑप्शन नंबर बी मिन्हाज-उस-सिराज। ठीक है। इनके द्वारा लिखी गई है तबकात-ए-नासिरी। नेक्स्ट है, तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक कौन थे? फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो थे जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के किस शासक के दरबार से सर्वाधिक संबंधित थे? अमीर खुसरो जो संबंधित थे सर्वाधिक वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से। ओके। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। याद रखेंगे। रेहला किस विदेशी यात्री द्वारा लिखी गई? फ्रेंड्स, रेहला जो पुस्तक है वो लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। ओके। अगला है, तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करी गई थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, अंतिम शासक था खुसरो खां। ओके। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद किला का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका जो किला है तुगलकाबाद इसका निर्माण करवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु किस स्थान पर बने अस्थायी मंडप पर गिरने से हुई? फ्रेंड्स, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसकी मृत्यु हो गई थी अफगानपुर में। ठीक है। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो इसके बाद दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी को बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, जो एमबीटी है उसका मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जूना खां, उलुग खां, फखरुद्दीन जूना खां, यानी कि सभी नाम थे उसके। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के। एमबीटी ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस वर्ष से स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? इसके द्वारा अपनी राजधानी परिवर्तित की गई थी। कब की गई थी? 1327 में। ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद। नेक्स्ट है, दौलताबाद का प्राचीन नाम? तो इसका प्राचीन नाम था देवगिरी। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था साम्राज्य के मध्य से प्रभावी प्रशासन और दक्षिण पर नियंत्रण करना। ठीक है।
नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा किस धातु में जारी की थी? तो इसके द्वारा तांबा और पीतल है, इसमें धातु है जारी की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना करी? तो दीवाने कोही नाम से इसने कृषि विभाग की स्थापना की। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की नीति किस शासक के द्वारा लागू की गई थी? तो ये जो नीति है वो लागू की गई थी ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक की किस योजना को इतिहासकारों ने सबसे महत्वाकांक्षी किंतु असफल योजना माना है? तो फ्रेंड्स, राजधानी परिवर्तन की जो योजना है इतिहासकारों ने इसे सबसे महत्वाकांक्षी और असफल योजनाओं में से एक माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विरोधी गुणों का मिश्रण किस दिल्ली सुल्तान के लिए कहा गया? तो ये कहा गया है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ठीक है, इसे पागलों का राजा भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई? तो बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य है, इन दोनों राज्यों की स्थापना की गई थी एमबीटी के शासनकाल में दक्षिण भारत के समय। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर किस वर्ष बैठा? तो फ्रेंड्स, 1391 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने दासों के प्रबंधन के लिए किस विभाग की स्थापना करी? तो इसके द्वारा दीवान बंदगान नाम की जो प्रबंधन है उसकी व्यवस्था की गई थी दासों के लिए। नेक्स्ट है, निर्धनों, अनाथों और जरूरतमंद महिलाओं की सहायता के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना करी? फ्रेंड्स, इसके द्वारा दीवान खिरात नाम से व्यवस्था की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किस कर को ब्राह्मणों पर भी लागू किया? तो इसके द्वारा ब्राह्मणों पर भी कर लागू किया गया था और उसका नाम था जजिया कर। ठीक है, इसे अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन औरंगजेब और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे पुनः लगा दिया गया था। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिया जाता था जजिया कर, इसे भी याद रखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हरियाणा के टोपरा और मेरठ से दिल्ली लाए गए प्रसिद्ध स्तंभ किस सम्राट के थे? तो कौन से सम्राट के थे? अशोक के थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान किसे माना जाता है? स्वतंत्र सुल्तान प्रथम माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अगला प्रश्न है, लाल पक्षी की उपाधि किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, ये उपाधि दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में नायब ए मामलिकत का प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका प्रमुख कार्य होता था सुल्तान के प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन को चलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सेना विभाग का प्रमुख कौन होता था? तो सेना विभाग का प्रमुख होता था आरिज ए ममालिक। ओके, अगला है, दिल्ली सल्तनत में शाही पत्र व्यवहार का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवान इंशा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो तैमूर के द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शक्तिशाली मंत्री कौन था? तो कौन था उस टाइम? ममलूक इकबाल खां। ओके, नेक्स्ट है, सैयद वंश की स्थापना किसने करी? सैयद वंश की स्थापना ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था आलम शाह। नेक्स्ट है, लोधी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी 1451 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन सा था? प्रथम अफगान वंश था लोधी वंश। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना करी? तो आगरा की स्थापना की गई थी सिकंदर लोधी के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गज सिकंदरी किससे संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा भूमि मापन से। नेक्स्ट है, प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? किसने पराजित किया? ऑप्शन नंबर बी, बाबर के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का प्रभावी उपयोग किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के द्वारा प्रथम पानीपत के युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में जो ऑप्शन नंबर बी, तुगलका और अरबा पद्धति का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत ने मुक्ति का प्रमुख कार्य किया था? तो इसका प्रमुख कार्य था ऑप्शन नंबर बी, एकता का प्रशासन, राजस्व वसूली और कानून व्यवस्था को बनाए रखना। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सद्र उस जो सुदूर है किस विभाग का प्रमुख था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक और दान विभाग। अगला है, दिल्ली सल्तनत में काजी उल कुजात किस पद का अधिकारी था? ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश का पद होता था ये। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? क्या विशेषता थी? मेहराब और गुम्बद का व्यापक उपयोग किया जाता है इसमें। अगला है, भारत में सच्चे मेहराब और सच्चे गुम्बद का व्यवस्थित उपयोग किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली सल्तनत के काल में। ठीक है, नेक्स्ट है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का मस्जिद में रूपांतरण किसने करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा को मस्जिद में परिवर्तित करवाया था ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस शासक ने करवाया? किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है, दिल्ली सल्तनत में बारी ममालिक का मुख्य कार्य क्या था? फ्रेंड्स, इसका प्रमुख कार्य था गुप्तचर और डाक व्यवस्था। ठीक है,
नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में अमीर आखुर का प्रमुख है किसका प्रमुख होता था? तो ये प्रमुख होता था शाही अस्तबल का, ठीक है, अमीर आखुर। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी लोधी वंश, ठीक है। अगला है दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रिसातल मुख्यतः किस कार्य से संबंधित था? तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध था वो था धार्मिक और विदेशी संबंधों से संबंधित कार्य। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में अमीर मजलिस का मुख्य कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य था शाही दरबार और समारोह की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में वकील दर किसका प्रभारी होता था? कौन होता था? शाही महल और गृह व्यवस्था का, ठीक है, वकील ए दर। नेक्स्ट है कौन सा स्मारक दिल्ली सल्तनत काल का नहीं है? तो इसमें से जो बुलंद दरवाजा है वो दिल्ली सल्तनत काल का नहीं है, बाकी के सभी है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था? तो इनमें से सूरी वंश था, दिल्ली सल्तनत का भाग नहीं था, जबकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के भाग थे, ठीक है। 5 वंश थे इसमें टोटल। चलिए नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसे अपनी मृत्यु के पूर्व उत्तराधिकारी को नामित किया? कौन था ऐसा? इल्तुतमिश, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासक ने न्याय की जंजीर स्थापित करी? तो न्याय की जंजीर इनमें से कोई यानी कि इनमें से किसी ने भी नहीं स्थापित करी थी, क्योंकि जो मुगल साम्राज्य है उसमें जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर अपने राज्य में स्थापित करवाई गई थी। ओके। नेक्स्ट है कौन सा शासक दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में शामिल नहीं था? तो इनमें से शेरशाह सूरी शामिल नहीं था। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा क्रम यहाँ पर सही है? तो इसमें से सही हो जाएगा गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश है ये, ठीक है, क्रम वाइज। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का काल सामान्यतः किस अवधि को माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी। नेक्स्ट है हक ए सर्ब किससे संबंधित था? इसका संबंध था सिंचाई कर से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में खालसा भूमि से क्या आशय है? तो इसका आशय है सीधे सुल्तान के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, ठीक है। अगला है खुम्स क्या था? फ्रेंड्स खुम्स का अर्थ है युद्ध में प्राप्त लूट का 5वां भाग। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में इमलाक शब्द का संबंध किससे था? इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर है शाही निजी संपत्ति से। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में वक्फ किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? धार्मिक और परोपकारी उद्देश्य के लिए समर्पित संपत्ति को, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में दीवान मुस्तक हराज का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बकाया राजस्व की वसूली, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो सबसे अधिक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का कौन सा वंश सबसे कम समय तक शासन में रहा? तो सबसे कम समय तक रहा था खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासन सबसे अधिक लंबा रहा? तो सबसे अधिक किसका रहा था? गुलाम वंश का। ऑप्शन नंबर है। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। घोड़े पे से गिर गया था पोलो खेलते समय। बहलोल लोधी ने किस सैयद शासक से दिल्ली का शासन प्राप्त किया? ऑप्शन नंबर डी आलम शाह से। ओके। नेक्स्ट है लोधी वंश का कौन सा शासक विद्वानों का संरक्षक माना जाता है? तो फ्रेंड्स सिकंदर लोधी को माना जाता है विद्वानों का संरक्षक। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी के विरुद्ध बाबर को भारत आने का निमंत्रण किसने दिया? तो किसने दिया था? जो इसका ऑप्शन नंबर सी बी और सी यानी कि दौलत खां लोधी और आलम खां ने दिया था, ठीक है, यार राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस वंश के साथ अफगान शासन का प्रारंभ हुआ? किसके साथ हुआ था? लोधी वंश के टाइम पर, ठीक है। इनमें में से किस सुल्तान की माता हिंदू थी? तो इनमें से फिरोज शाह तुगलक की माता थी हिंदू। ओके। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के किस वंश के समय केंद्रीय सत्ता सबसे अधिक कमजोर हो गई थी? तो सबसे अधिक तुगलक वंश के अंतिम चरण में केंद्रीय सत्ता मजबूत जो इसकी कमजोर हो गई थी। तारीख मुबारक शाही किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई अहमद सर हिंदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश का अंत प्रथम पानीपत्य युद्ध के साथ हुआ? तो किसके साथ हुआ था? लोधी वंश का। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? कौन था अंतिम सुल्तान? इब्राहिम लोधी, ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के इतिहास के अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में से माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तारीख फिरोज शाही, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का इस सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने दिल्ली सल्तनत के टॉप 150 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपकी एग्जाम के लिए इनफ है, और अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो दिल्ली सल्तनत से बनने वाला आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।